अस्सलाम वालेकुम। न्यूनेटल सेप्सिस। न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है? न्यूनेट क्या होता है? एक न्यू बॉर्न जो कि जब वो बर्थ होती है तो 28 डेज़ तक जो बेबी होता है उसे न्यूनेट कहते हैं। और सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस होता है बॉडी का रिस्पॉन्स टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें बॉडी सीवियरली रिएक्ट करती है। ठीक है। अब न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है? ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो न्यूनेट में इम्यूनोलॉजिकली एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है उसको न्यूनेटल सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये क्लिनिकल सिंड्रोम है सिस्टेमिक इलनेस का। ठीक है। जिसमें क्या होता है, न्यूबॉर्न के इन्फेक्शन की वजह से सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। इसकी दो तरह के टाइप्स हैं, एक है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और एक है लेट ऑनसेट सेप्सिस। अर्ली ऑनसेट जो है वो फर्स्ट 3 डेज़ ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है। ठीक है। हमने कहा कि न्यूनेट का जो पीरियड होता है वो फर्स्ट 28 डेज़ ऑफ लाइफ होता है। ठीक है। तो उसमें से जो पहले 3 दिनों में अगर न्यूनेटल सेप्सिस हुआ तो वो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है। ठीक है। और अगर वो 4 डेज़ टू 1 मंथ ऑफ एज में हुआ तो वो लेट ऑनसेट सेप्सिस है। इसको दो टाइप्स में डिवाइड क्यों किया गया, एक अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट? क्योंकि जो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है इसकी रीजंस डिफरेंट है और जो लेट ऑनसेट सेप्सिस है इसकी रीजंस डिफरेंट है। इसी तरह से इनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। जो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो इकोलाई होता है या फिर स्ट्रेप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। और जो लेट ऑनसेट होता है इसमें मोस्ट कॉमनली जो कॉज होती है वो क्लेब्सिएला होता है। ठीक है। और बाकी दूसरे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। हमने कहा कि अर्ली ऑनसेट में होते हैं। ठीक है। और क्लेब्सिएला जो होता है वो लेट ऑनसेट में होता है। बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें आ जाते हैं जूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकाई और प्रोटियस। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारे पास है होस्ट फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और मैटरनल फैक्टर्स। जो होस्ट फैक्टर्स हैं कि न्यूबॉर्न में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये कॉज करा रही हैं। ठीक है। तो जो न्यूबॉर्न में हमारे पास इम्पेयर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स है और इम्पेयर्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। जो सेलुलर रिस्पॉन्स है उसमें यह है कि हम जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं हो पाते। ल्यूकोसाइट में डिफेक्ट होता है कि वो कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई क्या होता है कि जब बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है बॉडी में या कोई जो है फॉरेन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक बॉडी में एंटर होता है तो उधर से कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लेमेशन की साइट पे पहुंच नहीं पाएगा और फेगोसाइटोसिस की इसकी कैपेबिलिटी भी ख़राब हो जाती है और बैक्टीरियाइडल कैपेसिटी भी इम्पेयर हो चुकी हुई होती है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो होता है वो भी इम्पेयर हुआ होता है न्यूनेट में, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि सिर्फ IgG जो है ना वो मदर से ट्रांसफ़र होता है न्यूबॉर्न में और IgM और IgA नहीं होता। ठीक है। इस वजह से उसके डिफेंसेस वीक होते हैं और सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल लो होते हैं। सीरम कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होता है, सीरम कॉम्प्लीमेंट ये 20 प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह जिस तरह से B सेल और T सेल सेल्स प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी बॉडी को। बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टिनल एपिथेलियम के साथ एडहेयर कर जाता है क्योंकि IgA नहीं है, सेक्रेटरी IgA नहीं है, बैक्टीरिया उसके साथ एडहेयर कर जाएगा और जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। अब मैटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है जिसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबीज़ हो रहे हैं। ठीक है। मैटरनल इलनेस है लेबर और डिलीवरी के टाइम, जिसमें हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखें तो वो ग्रेटर देन 18,000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इंट्रापार्टम मैटरनल फीवर हो सकता है। ठीक है। पर्चुरेशन के दौरान फीवर है मदर को, इसकी वजह से भी न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्रोलॉन्ग लेबर। अब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्रोलॉन्ग लेबर में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास एमनियोटिक सैक होता है वो रप्चर हो जाता है बिफोर लेबर। उसको ही अगर 18 घंटे लग जाएं तो 18 घंटे से ज़्यादा तो न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है। और प्रोलॉन्ग लेबर मतलब जो लेबर है वो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है
18 घंटे से भी ज़्यादा। मैटरनल कोरियो एम्नियोनाइटिस ये एक असेंडिंग इन्फेक्शन है जो कि मदर के सर्विक्स और विजाइना से असेंड करता है ऊपर यूट्रस की तरफ, तो एम्नियोनाइटिस हो जाता है। मैटरनल कोरियो एम्नियोनाइटिस इसकी वजह से भी न्यूनेटल सेप्सिस हो जाता है, न्यूनेट इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैटरनल कोलोनाइजेशन विद इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस एजेंट ने कोलोनाइज किया हुआ है मदर को, उधर इन्फेक्शन हुआ हुआ है पहले ही। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं कि बेबी होम डिलीवरी हुई उसकी, ठीक है, मतलब सही इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं थे, हाइजेनिक चीज़ें नहीं थी, इसकी वजह से न्यूनेटल सेप्सिस हो गया। लो बर्थ वेट बेबी है, हमने कहा कि जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से लो बर्थ वेट हो जाता है, और लो बर्थ वेट की वजह से न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है। बर्थ एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन सही नहीं मिली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती है, जिसमें एक कॉज मैटरनल सर्कुलेशन भी है, और दूसरी कॉज ये है कि जो होती है कॉर्ड, वो बेबी के अराउंड अक्सर वो रोल हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ लेबर और डिलीवरी के टाइम बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, हॉस्पिटल नर्सरी का इन्वायरमेंट सही नहीं है, हाइजीनिक सारी कंडीशन ख़राब है, प्री मेच्योरिटी में भी हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास बॉटल फीडिंग एग्जैक्टली ये बॉटल फीडिंग की वजह से नहीं होता, ये बॉटल की ख़राब हैंडलिंग की वजह से होता है, ठीक है। अगर बच्चे को आर्टीरियल या वीनस कैथेटर्स लगे हुए हैं या फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुई है, तो उधर से जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर जाता है बॉडी में, तब भी हो सकता है। इटियोलॉजी क्या, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या नज़र आते हैं हमें, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो बच्चा है वो फीड नहीं करता, ठीक है, मुश्किल होती है फीडिंग में, उसका कलर सही नहीं होता, पेल दिखता है, टेम्परेचर उसका कम होता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है या हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है। पेरिफेरल सर्कुलेशन ख़राब हो चुकी है, कोल्ड क्लैमी स्किन है, क्यूटिस मरमोरेटा, ये क्या होता है, ये डीप पर्पल कलर की ना डिस्कलरेशन होती है बेबी की बॉडी पे, इसको क्यूटिस मरमोरेटा टेलेंजिक्टेजिया कहते हैं, और ये इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये क्या है, क्यूटिस मरमोरेटा टेलेंजिक्टेजिया। फिर टेकिकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, बच्चा लेथार्जिक होता है, सारे मसल्स की टोन ख़राब हो चुकी होती है, कम हो चुकी भी होती है, ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, और उसकी हाई पिच क्राई भी हमें मिलती है। सीजर्स हो सकता है, ठीक है, बच्चा कॉमा में भी जा सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस ये नज़र आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया और डिस्टेंशन, और जॉन्डिस हो सकता है, टीकिए, पैलर नज़र आ सकते हैं हमें, ठीक है, मतलब बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करे ऑलमोस्ट, ठीक है। जनरल सिम्टम्स में हमें फीवर, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, फीडिंग ख़राब है, एडिमा हुआ है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में हमने कहा सीजर्स है, कोमा हो सकता है, इरिटेबिलिटी है, रिस्पायरेशन उसकी ख़राब है, फुल फॉन्टेनेले जो कि एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है, ठीक है, वो फुल हो चुका है, बल्जिंग होगा। रिस्पायरेटरी में एपनिया है, टेकिपनिया है। टेकिपनिया क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो उसे टेकिपनिया कहते हैं। एपनिया जब उसके रिस्पायरेशन ख़राब हो चुकी है, ठीक है। साइनोसिस होगा, कार्डिक में पैलर मॉटलिंग आ जाएगा, ठीक है, उसको पैलर है, सारे बॉडी पेल हुई भी है, मॉटलिंग जो कलर है वो ख़राब हो चुका है, कोल्ड स्किन है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। जीआईटी में हमें वॉमिटिंग, डायरिया मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, हेपेटोमेगली भी होगी। रीनल में जो है ओलिगूरिया है, और हेमेटोलॉजिक में जॉन्डिस है, स्प्लीनोमेगली है, पेटिकी है, परप्यूरा है। अब एडजंक्टिव टेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, एक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक दूसरे टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो एडजंक्टिव टेस्ट है मतलब एक एडिशनल टेस्ट, उसमें हम क्या कराते हैं, हम पेरिफेरल वाइट ब्लड सेल काउंट कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्रेटर देन 30,000 पर मिलीमीटर क्यूब, या फिर उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, लेस देन 4,000 पर मिलीमीटर क्यूब। न्यूट्रोपीनिया जो है ये पुअर प्रोग्नोसिस है, जो कि सेप्सिस के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और हाई प्रोपोर्शन जो है इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स की या फिर बैन न्यूट्रोफिल की जो रेशो है वो सजेस्ट करती है कि सेप्सिस हो चुका है, ठीक है। रेशो 0.2 या इससे हायर, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये नॉर्मली रेज हो जाती है। हमें पता है कि बॉडी की किसी भी कंडीशन में जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जो CRP है ये वो प्रोटीन है जो कि हमें बताता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है।
प्रोकैल्सिटोनिन ये भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो कि इंक्रीज़ हो जाता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में। चेस्ट एक्सरे हम कराते हैं जिसमें इन्फेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलता है। स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि हम सीबीसी कराते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल सीएसएफ कल्चर कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं और ट्रेकियल एस्पिरेट कराते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम अर्ली ऑनसेट की मैनेजमेंट सेप्सिस के अलावा मैनेजमेंट करते हैं और जो होता है लेट की अलावा मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। जो बाकी तो फीवर और जो जनरलाइज सिम्टम्स हैं उन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और अर्ली ऑनसेट के उसके हिसाब से कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बच्चे को इन्फेक्ट करे उसके हिसाब से उसे मेडिसिन देने हैं, ठीक है। जैसे अर्ली ऑनसेट में हम एम्पिसिलिन माइनोग्लाइकोसाइड देंगे, ठीक है, जेंटामाइसिन देंगे, पेनिसिलिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं। जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो 10 डेज़ होता है बैक्टीरियमिया के लिए, ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 14 डेज़ होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और अनकॉम्प्लिकेटेड मेनिंजाइटिस के लिए, और ये 21 to 28 डेज़ तक भी हम दे सकते हैं अगर ये इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेट हो गया ग्रुप नेगेटिव पैथोजन से, ठीक है। और हम 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफोटोक्सिम और कार्बापेनम देते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। थेरेपी को हम कल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेट ऑनसेट में हम वैंकोमाइसिन देते हैं और माइनोग्लाइकोसाइड दे रहे हैं, ठीक है। और वैंकोमाइसिन 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देते हैं 8 घंटे के बाद। ये तो याद नहीं रहेगा, बस अपने याद रखने के वैंकोमाइसिन देते हैं, एमिकेसिन देते हैं। और जो ट्रीटमेंट है अर्ली ऑनसेट को 10 डेज़ होता है बैक्टीरियमिया के लिए, और जो है 14 डेज़ है अगर मेनिंजाइटिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ने अफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम लेट ऑनसेट में भी हम कल्चर के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। सेफलोस्पोरिन भी दे सकते हैं साथ में अगर मेनिंजाइटिस भी हो गया, साथ कार्बापेनम देते हैं एक 3rd जनरेशन अगर सेफलोस्पोरिन जो है वो भी दे सकते हैं। सेफ्टाजिडिम और कार्बापेनम देते हैं अगर जूडोमोनास ने अफेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और वाइटल्स को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया, हमने उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया, ठीक है। उसको क्योंकि वो फीड नहीं करा, ठीक है, तो हमने इसलिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना है। उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसलिए हमने रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के साथ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है अगर बेबी एनीमिक है तो, ठीक है, अगर HB उसका लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन देनी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। मॉनिटर करना और मैनेज करना मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस को, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इन सबको, हाइपर बिलिरुबिनीमिया को भी हमने ट्रीट करना है एंटीबायोटिक्स के साथ और ट्रांसफ्यूजन्स के साथ, ताकि कर्निकटेरिस ना हो जाए बेबी को, ठीक है। सीजर्स को हम ट्रीट करते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स और फिनोबार्बिटोन के साथ, क्योंकि हमने कहा कि वो जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इस वजह से हमने सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट्स और फिनोबार्बिटोन देना है। स्टीरॉइड्स देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। अगर ब्लीडिंग हो रही है इसी की वजह से तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या फिर होल ब्लड को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन है एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है, ठीक है, सेप्टिक जॉइंट हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस और बोन डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो हर ऑर्गन को अफेक्ट करे जो है न्यूनेटल सेप्सिस, तो इसी तरह से किसी भी ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। सेप्टिक एम्बोलाई बन सकता है, एब्सेस हो सकता है, कैंडाइडीमिया हो सकता है क्योंकि उसके जो है ना उसका इम्यूनिटी बहुत कम है, दोबारा बैक्टीरियमिया का अटैक हो सकता है, बोन डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। सेप्टिक शॉक हो सकता है, DIC और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है न्यूनेटल मेनिंजाइटिस की? वो सेप्सिस की कॉम्प्लिकेशन थी और ये न्यूनेटल मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन बताई हुई है, क्योंकि न्यूनेटल सेप्सिस के साथ मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, इसलिए जो कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस की हमने उसको भी कंसीडर में रखना है और उसको इसलिए कंट्रोल करना है ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो हम उसमें सेरिब्राइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस बन सकते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस में हेयरिंग लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर, डेवलपमेंटल डिले वगैरह, ठीक है। इसकी प्रोग्नोसिस ये है कि केस फर्टिलिटी रेट वेरी करता है 20 to 50%, ठीक हो गया।